हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है आंग्ल मराठा संघर्ष। ये बीए पार्ट थर्ड के आधुनिक भारत का इतिहास पेपर का टॉपिक है। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। आंग्ल मराठा संघर्ष यानी अंग्रेज कंपनी और मराठों के बीच में जो संघर्ष हुआ उसके बारे में पढ़ने से पहले जो पृष्ठभूमि थी, राजनीतिक पृष्ठभूमि उस समय की, उसके बारे में थोड़ा सा जो है हम उस पर डिस्कस करेंगे। मुख्य तौर पर उस समय भारत में 3 प्रमुख शक्तियां थीं, जिनमें हम मुग़ल साम्राज्य का नाम ले सकते हैं, जो कि अब अपनी पतन की ओर उन्मुख था। मुग़ल शासक जो थे वो नाम मात्र के लिए रह गए थे। कभी वो मराठों के अधीन रह रहे थे या उनके संरक्षण में रह रहे थे, तो कभी अंग्रेज़ों के अधीन। इसके अलावा मराठा दक्षिण भारत में और अंग्रेज कंपनी, जिसने अब प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और अपना प्रभाव भारत के अन्य हिस्सों में प्रसारित करने के लिए वो अब पूरी महत्वाकांक्षा रख रहे थे और लालायित थे। अब अगर मराठों की बात की जाए तो दक्षिण भारत में 2 और प्रमुख शक्तियां थीं, जिनसे मराठों को कॉम्पीट करना पड़ रहा था, प्रतियोगिता करनी पड़ रही थी उस क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए। पहला था हैदर अली, जो मैसूर में राज्य कर रहा था, वर्तमान कर्नाटक राज्य, और दूसरा है हैदराबाद का निज़ाम। ये मराठों के अलावा 2 प्रमुख शक्तियां थीं जिनसे मराठों को भी खतरा था, और अगर अंग्रेज अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे दक्षिण भारत में तो अंग्रेज भी इनसे बहुत इनके प्रति बहुत चौंकने या सावधान थे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, 1761 में, तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय हुई अहमद शाह अब्दाली के हाथों, और मराठा शक्ति को इससे बहुत बड़ा आघात लगा। और जो पेशवा थे उनके उस समय बालाजी बाजीराव, उनकी कुछ समय पश्चात मृत्यु हो गई, और बालाजी बाजीराव के पश्चात माधवराव जो थे पेशवा की गद्दी पर बैठे, और माधवराव ने फिर से मराठों की जो सेना थी या मराठे सरदार थे उनमें अनुशासन और स्थायित्व स्थापित किया, और मराठों की शक्ति जो है फिर से उसी स्तर पर आ गई जैसी वो पानीपत के तीसरे युद्ध के पहले थी। लेकिन 1772 में कुछ समय पश्चात ही जो है माधवराव की मृत्यु हो गई, और माधवराव की मृत्यु ने मराठों को ज़्यादा प्रभावित किया पानीपत के तीसरे युद्ध से भी, क्योंकि अब जो है मराठों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जो बाकी के जो मराठा सरदार हैं उन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। हालांकि आने वाले समय में महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 2 प्रमुख मराठा सरदार थे जिन्होंने मराठों को स्टेबल करने में, उनके स्थायित्व में अपना योगदान दिया। लेकिन पेशवा जो थे उनकी शक्ति अब कमज़ोर हो गई थी। माधवराव की जब मृत्यु हो गई 1772 में, तो उसके पश्चात उसका भाई था नारायण राव। माधवराव के कोई पुत्र नहीं था, और उनके भाई नारायण राव जो है वो पेशवा बने। लेकिन इस समय इनका जो चाचा था उसका नाम था रघुनाथ राव। राघोबा जो थे वो स्वयं पेशवा बनना चाहते थे, और जब नारायण राव को पेशवा बना दिया गया तो उनकी जो मंशाएं थी, इच्छा थी, उस पर पानी फिर गया, और इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि नारायण राव की हत्या जो है वो रघुनाथ राव या राघोबा के द्वारा करवा दी गई। नारायण राव की हत्या के पश्चात राघोबा जो था उसने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया, लेकिन 1 साल बाद इसकी मृत्यु हो गई थी नारायण राव की 1773 में, और राघोबा ने स्वयं को पेशवा घोषित किया। लेकिन तभी पता चला कि नारायण राव की जो पत्नी थी वो उसकी मृत्यु के समय गर्भवती थी, और उसकी मृत्यु के पश्चात उसे पुत्र उत्पन्न हुआ जिसे माधवराव द्वितीय कहा गया या सवाई माधवराव कहा गया। तो माधवराव द्वितीय जो थे उसको पेशवा घोषित कर दिया गया, राघोबा को स्वीकार नहीं किया गया, और राघोबा के स्वयं को पेशवा घोषित करने के निर्णय का विरोध जो है नाना फडणवीस, जिनका दूसरा नाम बालाजी जनार्दन था, तो नाना फडणवीस ने जो है अपने सहयोगियों की सहायता से इस निर्णय का विरोध किया और माधवराव द्वितीय को पेशवा बनाने के निर्णय का समर्थन किया। क्योंकि जो माधवराव द्वितीय है वो बिल्कुल अभी कहेंगे कि शिशु था, बालक था, बिल्कुल छोटा, तो उसके संरक्षण के लिए एक परिषद की स्थापना की गई, जिस परिषद का नाम दिया गया 12 भाई परिषद। तो ये थी इस समय मराठों की स्थिति। और अब अगर अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज कंपनी 1757 में प्लासी के युद्ध और फिर 1764 में
बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल में अपनी जो शक्ति थी उसको स्थापित कर चुकी थी और बंगाल में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित होने के पश्चात अब उनकी नज़र जो है वो दिल्ली की ओर बढ़ी और दिल्ली पर अपना अधिकार करने उनके अधिकार करने के रास्ते में एक प्रमुख जो रुकावट थे वो मराठा शक्ति थी, क्योंकि मराठा जो है वो भी अपना प्रसार जो है उत्तर भारत की ओर करना चाहते थे। स्पेशली जो मुग़ल शासक था उसको अपने कहेंगे कि उसको अपने इन्फ्लुएंस में, अपने प्रभाव में वो लाना चाहते थे। तो इन सिंपल मुग़ल जो शासक है उसकी दुर्लभता, उसकी जो दुर्बलता थी उसकी दुर्बलता की वजह से अब जो है भारतीय राजनीतिक परिदृश्य जो था उसमें सिर्फ दो शक्तियां रह गई जो भारत में राजनीतिक सर्वोच्चता हासिल करने के लिए एक दूसरे से संघर्षरत होने वाली थी, और ये जो संघर्ष था वो अंग्रेजों और मराठों में होना अवश्यंभावी हो गया। अब प्रश्न उठता है कि अंग्रेज कंपनी जो थी वो मराठों के साथ अपने संबंधों को किस प्रकार से जो है देखती थी और कैसी रणनीति जो है वो मराठों के विरुद्ध अपनाना चाहती थी। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं जिन्होंने उनकी मराठा नीति को प्रभावित किया, जिनमें सबसे पहला और प्रमुख है कि अंग्रेज जानते थे कि दक्षिण भारत में तीन प्रमुख शक्तियां हैं। पहला मराठा हो गए, दूसरा हैदर अली हो गए मैसूर के, और तीसरा हैदराबाद के निज़ाम हो गए। अगर ये तीनों शक्तियां अगर मिलकर के अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्षरत होती हैं तो अंग्रेज़ों की पराजय जो है वो निश्चित हो जाती है। तो उनकी नीति का पहला चरण था कि इन तीनों शक्तियों को कभी भी एक साथ नहीं होने देना, और वे चाहते थे कि ये तीनों आपस में संघर्षरत रहें। दूसरा, विभिन्न जो मराठा सरदार थे उनकी आपस में जो है प्रतिद्वंदिता चलती रहती थी, वो आपस में संघर्षरत रहते थे। मराठा दरबार जो था पूना में, वहाँ भी षड्यंत्र होते रहते थे और पेशवा पर अपना प्रभाव जमाने के प्रयास भी मराठा सरदारों द्वारा किए जाते रहते थे, स्पेशली होलकर और जो सिंधिया थे उनके द्वारा। तो अंग्रेज चाहते थे कि मराठा जो हैं अपने आपसी घरेलू झगड़े जो हैं उनमें संघर्षरत रहें और इस वजह से उत्तर भारत की ओर वो अपना ध्यान नहीं दे पाएँ। तो ये उनकी नीति का दूसरा मुख्य पक्ष था। तीसरा और मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से मराठों के साथ उनका संघर्ष अवश्यंभावी था, वो रीज़न ये था कि जो पश्चिमी तट है, जो महाराष्ट्र का पश्चिमी तट है, गुजरात का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र जो है यूरोप के और अन्य विश्व के अन्य प्रदेशों से व्यापार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए सालसेट, बसीन, भड़ोच जैसे जो कुछ क्षेत्र थे उन पर अंग्रेज अपना आधिपत्य करना चाहते थे, जो कि उनके व्यापार के लिए बहुत लाभदायी होता। और इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए जो कि मराठों के अधीन थे, उन्हें मराठों के साथ संघर्षरत होना ज़रूरी था। ओके, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो है माधवराव द्वितीय को पेशवा बना दिया गया और राघोबा जो थे उनको भागना पड़ा पूना छोड़ करके, क्योंकि उन्होंने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया था नारायण राव की हत्या के बाद में। लेकिन उनके विरुद्ध जो है मराठा सरदार इकट्ठे हो गए और राघोबा जो है वो पूना छोड़कर बम्बई सरकार से जो है संधि करने के लिए उनसे मिले, और बम्बई कंपनी के जो गवर्नर थे उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने सूरत की संधि की। तो राघोबा और बम्बई की जो कंपनी सरकार थी उसके बीच में सूरत की संधि हुई 6 मार्च 1775 को। संधि करने का मुख्य मोटो यही था कि जो है अंग्रेज सहायता प्राप्त करना राघोबा द्वारा स्वयं को पेशवा बनाने के लिए। तो सूरत की संधि की कुछ शर्तें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी सूरत की संधि ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था उसकी पृष्ठभूमि तैयार की। तो सबसे पहला इसके अंदर कंडीशन रखी गई कि अंग्रेज जो है वो राघोबा का साथ देंगे पेशवा बनने में। बदले में जो है जो राघोबा है वो कंपनी को कुछ प्रदेश सौंपेगा, जिनमें ठाणे, बसीन, सालसेट और जम्बूसर गुजरात का एक प्रदेश है। तो ये सारे कुछ प्रदेश जो हैं वो राघोबा कंपनी को देगा पेशवा बनने के पश्चात में। और राघोबा की सहायता के लिए 2500 सैनिक जो हैं वो अंग्रेज भेजेंगे, और इनका जो खर्चा है लगभग 1.5 लाख रुपए वो राघोबा के द्वारा कंपनी को दिया जाएगा। इसके अलावा राघोबा जो है कंपनी को स्वयं की सहायता के लिए और सुरक्षा के लिए लगभग 6 लाख रुपए देगा।
इसके साथ ही लास्ट में ये शर्त भी जोड़ी गई कि यदि राघोबा युद्ध से पहले या युद्ध के पश्चात कोई भी शांति समझौता अगर पेशवा के साथ करना चाहता है तो वह अंग्रेजों को उस समझौते में शामिल करेगा। तो ये कुछ शर्तें थी जो सूरत की संधि में शामिल की गई और अंग्रेजों ने जो है बम्बई सरकार जो थी कंपनी की उसने राघोबा की सहायता करने का जो है आश्वासन दिया। अब अगर सूरत की संधि की बात की जाए तो 1772 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत कंपनी की जो बम्बई शाखा थी वो इस संधि को करने के लिए अधिकृत नहीं थी और कंपनी की बम्बई सरकार ने बंगाल गवर्नर जनरल जो था उससे इसकी परमिशन भी नहीं ली थी। तो ये संधि जो थी वैध नहीं थी एक प्रकार से और गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे इस समय, उसने इस संधि को अस्वीकृत कर दिया। लेकिन बंगाल की काउंसिल जो थी उसने संधि को अस्वीकृत कर और युद्ध बंद करने की जो है आदेश जारी किया। लेकिन मुंबई की सरकार इससे पहले ही ऑलरेडी राघोबा की सहायता के लिए स्वयं को मराठों के साथ युद्ध में शामिल कर चुकी थी। तो इस युद्ध को बंद करने के आदेश जब जारी हुए तो भी युद्ध जो है वो बंद नहीं हुआ। इस पर बंगाल काउंसिल ने अपने एक राजदूत के रूप में कर्नल अपटन को पुनः भेजा। उसने युद्ध में उसने जो है दोनों पक्षों में समझौता करवाने की कोशिश की और युद्ध जो है टेम्परेरी जो है बंद कर दिया गया। लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया क्योंकि जो अंग्रेज़ों ने कुछ प्रदेश जीते थे जैसे सालसेट पसीन, इनको जो है कर्नल अपटन वापस नहीं लौटाना चाहता था और ना ही वो राघोबा को पेशवा को लौटाना चाहता था। ये दो जो वजह थी इनकी वजह से ये समझौता असफल हो गया और इसके बाद युद्ध पुनः चालू हो गया। इस समय अंग्रेजों के विरुद्ध जब मराठा युद्ध कर रहे थे तो एक दूसरे मोर्चे पर मराठों के शत्रु सदाशिव ने उन पर आक्रमण कर दिया और इस वजह से दोनों मोर्चों पर युद्ध करना जो है वो पॉसिबल नहीं था और इसीलिए जो मराठे हैं उन्होंने पुरंदर की संधि की अंग्रेजों के साथ 1 मार्च 1776 को। पुरंदर की संधि के तहत ये शर्त रखी गई कि सूरत की जो संधि राघोबा और अंग्रेजों के बीच की गई है उसको रद्द कर दिया जाएगा। राघोबा जो है अब पेंशन लेकर के कोपरगांव गुजरात में जगह है वहाँ जाकर के बस जाएंगे और अंग्रेज जो हैं उनको मराठा पेशवा द्वारा 12 लाख रुपए दिए जाएंगे क्योंकि उन्होंने जो खर्च किया है राघोबा की सहायता के लिए उसके बदले में। इसके अलावा राघोबा जो है कोई सेना नहीं रखेगा और युद्ध में जो अंग्रेजों को क्षेत्र प्राप्त हुए हैं वे अंग्रेजों के पास रहेंगे। इस संधि को ना तो मराठों ने स्वीकार किया और ना ही बम्बई सरकार और वॉरेन हेस्टिंग्स मराठों ने स्वीकार किया लेकिन बम्बई सरकार और वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे उन्होंने संधि का विरोध किया। इसी बीच में कुछ ऐसा हुआ कि जो एक फ्रेंच राजदूत था वो मराठों के दरबार में आया, उसका बहुत स्वागत किया गया। तो ये अफवाह फैलने लग गई कि फ्रांसीसियों के साथ जो है मराठों ने संधि कर ली है और अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे वो भारत में अपना व्यापारिक और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक दूसरे के प्रतिद्वंदी या कॉम्पिटिटर्स थे। और इसी वजह से जब ये अफवाह फैली कि मराठों के साथ फ्रांसीसियों के द्वारा संधि कर ली गई है तो अंग्रेज जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स उन्होंने मराठों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने के पुनः निर्देश दे दिए। फिर से युद्ध चालू हो गया और फिर इस समय जो है युद्ध में तेलगांव के समीप अंग्रेजों को भयानक पराजय जो है मल्हार राव होलकर और महादजी सिंधिया के हाथों झेलनी पड़ी और इस पराजय के पश्चात में समझौता हुआ। अंग्रेजों ने समझौते के लिए हामी भरी और बड़गांव का समझौता जिसे कहा जाता है ये जनवरी 1779 ईस्वी को समझौता हुआ। बड़गांव का जो समझौता था बहुत ही अपमानजनक माना गया अंग्रेजों के लिए क्योंकि अंग्रेजों ने एक तरफा जो है समर्पण इस संधि या समझौते में किया। इसमें कुछ जो शर्तें थी उसके अनुसार अंग्रेज जो है अब राघोबा को सीधे सीधे मराठों को सौंप देंगे। साथ ही अंग्रेजों ने अब तक जिन मराठा प्रदेशों पर अधिकार किया है उन सब पर अपना अधिकार जो है वो त्याग देंगे और जब तक अंग्रेज इन शर्तों को पूरा नहीं करते तब तक 2 मराठा अंग्रेज अधिकारी जो है मराठा अधिकार में या उनकी कैद में रहेंगे। तो ये संधि जो थी बहुत ही अपमानजनक थी अंग्रेजों के लिए और इसीलिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस समझौते को पूरी तरीके से स्वीकार कर दिया और अपने 2 जनरल गॉडर्ड और कर्नल पॉफम इनको जो है मराठों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कर्नल पॉफम जो है उन्होंने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया जो कि सिंधिया का गढ़ था, उसका क्षेत्र था और महादजी सिंधिया को जो है
पराजित कर उसे संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। सिंधिया के साथ जो अंग्रेजों की संधि हुई उसके अंदर एक शर्त ये रखी गई थी कि जो महादजी सिंधिया है वो अंग्रेजों और मराठों के बीच समझौता या संधि करवाने में अपनी सहायता देगा और उस समझौते की शर्तों को पूरा करने के लिए गारंटी भी लेगा। और इसी शर्त के तहत महादजी सिंधिया ने मध्यस्थता की अंग्रेजों और मराठों के बीच में, और इस मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप सालबाई की संधि हुई 17 मई 1782 को, और इस सालबाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। सालबाई की संधि की अगर शर्तों की बात करें तो इसके अंदर पहली शर्त रखी गई कि अंग्रेज जो है वो राघोबा या रघुनाथ राव जो है उसका साथ छोड़ देंगे और रघुनाथ राव को जो है पेंशन दे, मासिक रूप से जो है पेंशन दी जाएगी 25,000 रुपये। और इसके अलावा सालसेट और भड़ोच का क्षेत्र छोड़ करके मराठा राज्य के जितने भी प्रदेशों पर अंग्रेजों ने अधिकार किया है उन सबको जो है त्याग दिया जाएगा। और बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे शासक, तो फतेह सिंह गायकवाड़ को वहाँ का शासक स्वीकार कर लिया गया। माधवराव द्वितीय को अंग्रेजों के द्वारा पेशवा स्वीकार किया गया। तो ये कुछ शर्तें थी सालबाई की संधि में, और इस संधि के द्वारा आने वाले 20 वर्षों के लिए अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो संघर्ष था उस पर विराम लग गया।